तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 49 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। आई होप कि हम ये पहले भी बताए हुए हैं और शायद कि आप लोग को याद भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 34। देखिएगा अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को तो नहीं, केंद्र सरकार को अगर मन करेगा तो चलो, मन कर रहा है बिहार में, मन कर रहा है झारखंड में, और अरविंद केजरीवाल वाले दिल्ली में आपका सैन्य शासन लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा दंगा हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, बहुत ज्यादा अशांति फैल गया हो, मामला जो है कंट्रोल से बाहर चला गया हो, तब उस समय क्या होता है कि आपका सैन्य शासन उस जगह पर लगाया जा सकता है। जैसे कि आप नाम सुने होंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य, मणिपुर हो गया, असम वगैरह हो गए, तो इन लोग में हमेशा मार्शल लॉ लगा हुआ होता है। और इस सैन्य शासन को क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ को आप, हम जो भी बोलते जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और जब किसी भी क्षेत्र पर जब सैन्य प्रशासन लागू हो जाता है तो वहां का पूरा कंट्रोल किसके पास आ जाता है, सेना के पास, सेना के प्रशासन के पास। सेना का अपना कोर्ट होता है, सेना का मामला हमारी तरफ नहीं आता है, उनका वहीं पर सब कुछ हो जाता है। तो जिस जगह पर सैन्य शासन लागू हो जाता है वहां पर का सारा काम कौन देखता है, सेना का प्रशासन। और सेना को इतना ज्यादा पावर मिल जाता है कि किसी के खिलाफ किसी को वो मृत्यु दंड भी दे सकता है अगर कुछ वैसा सिचुएशन हो गया हो तो। जम्मू कश्मीर में हमेशा लगा हुआ रहता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि अब जम्मू कश्मीर से जल्द ही भारतीय सेना वापस आएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस देता है। यह स्टेटमेंट ये बताता है कि अब जम्मू कश्मीर का माहौल पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा अस्थिर हो गया है। आप कहीं भी नहीं देखिएगा, जैसे अपना बिहार है तो बिहार में थोड़ी सेना का शासन रहता, नहीं, बिहार में अपना बिहार का पुलिस है, जो छोटा मोटा कार्य, जो अपना क्षेत्रीय कार्य को वो क्या करते रहता है, लॉ इस सबको अपना लागू कराते रहता है, सब कुछ देखते रहता है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से करता है। हर राज्य का पुलिस होता है। अगर कहीं पे सेना है इट मीन्स कि वहां की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा गंभीर रहा करती थी, सिचुएशन सही हो रहा है तो अब सेना को धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से बुला लिया जाएगा, धीरे धीरे सेना को वहां से हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो पुलिस होगा, पुलिस जो होता है उसी रीजनल एरिया का होता है, अब वहाँ पे पुलिस वहाँ पे रहेगा और आपका वहाँ पे कानून संभालेगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब भी किसी क्षेत्र पर, किसी जगह पर अगर वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, सही से नहीं आ पा रहा है, अगर कंट्रोल से बाहर निकल गया है, तो आर्टिकल 34 का यूज करके वहाँ पर सैन्य शासन लगाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 34। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पेसो किस देश की मुद्रा है। पेसो जो है यह किस देश की मुद्रा है, तो ये उस देश की मुद्रा है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक देश अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना की मुद्रा है, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। बात करें अर्जेंटीना के बारे में तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में ही एक आपका घास का मैदान है और उसका नाम क्या है, पंपास, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। इसको अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, तो पंपास को ही अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। ये हो गया देखो आपका अर्जेंटीना, ये हो गया आपका अर्जेंटीना। अच्छा, यहाँ पे आप सेकंड लिखे हैं तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। अगर बात करें यहाँ पे ब्राजील के बारे में तो ब्राजील की राजधानी कौन सी हो जाएगी, ब्राजीलिया, है ना। ब्राजील की राजधानी कौन सी हो जाएगी, ब्राजीलिया। और यहाँ का मुद्रा कौन सा हो जाएगा, तो मुद्रा हो जाएगा ब्राजीलिया रियल, ठीक है। दूसरा देखिएगा मलेशिया आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका वहां पे दक्षिण प्रशांत महासागर के आसपास वाले रीजन में पड़ता है। अगर बात करें मलेशिया के बारे में तो इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, कुआलालंपुर। और इसका जो आपका मलेशिया का जो आपका मुद्रा है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मलेशियाई रिंगत। दूसरा देखिएगा मंगोलिया, है ना, मंगोलिया की राजधानी तो ये आपका हो जाएगा उलान
उलान बटोर, मंगोलिया। यहाँ का एक आदमी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं रहा था इतिहास में, क्या नाम था उसका? चंगेज खां, जिसका बचपन का नाम तेमुचिन भी रहा था। उलान बटोर हो जाएगी यहाँ की क्या राजधानी। और वहीं अगर बात करें यहाँ के कॉइन्स के बारे में, यहाँ की मुद्रा के बारे में, करेंसी के बारे में, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुगरिक, ये हो जाएगा तुगरिक। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अपना आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य ने शुद्रेश्वर महोत्सव मनाया है? भारत का कौन सा राज्य शुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये हो जाएगा, क्या लिख दिया ऑप्शन में, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य शुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केरल, जो आपका शुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है। अगर बात करें केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी हो जाएगी कौन सा? तिरुवनंतपुरम। और अगर एक चीज और देखिए, तो केरल विधानसभा ने केरल का नाम चेंज करने का मांग किया, और क्या करने का मांग किया? तो केरल के जगह पर केरलम, ठीक है, केरलम करने का मांग किया। अगर और भी देखें केरल के बारे में, तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये कौन है? तो ये हैं आपके केरला के गवर्नर। और भी देखें केरल के बारे में, तो सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। और सुनते जाइएगा कि ई शासित राज्य किसको घोषित किया गया? केरल को। ई हाईकोर्ट किसे घोषित किया गया? केरल को। क्षेत्रीय भाषा में फैसला देने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? तो ये बना केरल। क्षेत्रीय भाषा मतलब केरला का कौन सा क्षेत्रीय भाषा है? तो ये हो जाएगा आपका मलयालम। और आपका ऐसे जो हाई कोर्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में काम करते हैं, बेसिकली इंग्लिश में ही। बट क्षेत्रीय भाषा में फैसला देने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? तो ये बना आपका केरल का। इस चीज को आप याद रखिएगा। केरल में एक आपका योजना चलाया गया था, वन स्कूल वन आईएएस योजना, मतलब हर स्कूल से एक आपका आईएएस बनाया जाएगा, मतलब इस टाइप का शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा में आपका हमेशा आगे रहा है। यहाँ पे ताड़ के पत्तों से एक पांडुलिपि संग्रहालय का निर्माण किया गया। कहाँ? तो ये आपका किया गया केरल में। केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है, कौन कौन सा? कथकली है और आपका मोहिनीअट्टम है। ये दोनों कहाँ का है? तो ये दोनों केरला का है। और केरल पे ही रिलेटेड एक मूवी आया था अभी आपका, कुछ केरला करके आया था, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा था, बहुत ज्यादा विवादित भी रहा था, कुछ केरला हिस्ट्री ऐसे ही करके कुछ नाम था। ठीक है, चलिए और अगर इसके बारे में देखें, तो यहाँ पे अभी देखो रोबोटिक काम बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बैंडिकूट नाम का एक आपका रोबोट बनाया गया, जो आपका क्या करेगा? तो सीवर सिस्टम का सफाई करेगा। मंदिर में क्या होता था ना कि वहाँ का एक मंदिर था, उस मंदिर में एक हाथी को रखा जाता था, और वो हाथी क्या करता था? तो पूजा पाठ के बाद लोगों को आशीर्वाद देने का काम करवाया जाता था उस हाथी से ट्रेनिंग दे करके। तो उस हाथी को रिप्लेस करके एक रोबोटिक हाथी का वहाँ पे यूज किया गया, और उस हाथी को भेज दिया गया उसके इन्वायरमेंट में। दूसरा एक चीज और देखिएगा, वहां पर केरल में आपका पहली बार आपका वहां पे क्या चलाया गया है? तो उसको क्या कहते हैं? जल मेट्रो, है ना। और कहाँ चलाया गया? तो कोची में। तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। और केरल में जो है आपका, इसके मसालों का शहर भी कहा जाता है। मसालों के शहर के बारे में बात करें तो किसे कहा जाता है? केरल को ही कहा जाता है। पांडुलिपि संग्रहालय भी आपका कहाँ बनाया गया? तो केरल में बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर कट करिएगा और ऑप्शन नंबर ए लगा, मतलब केरल लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिएगा, हिंदू कुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिंदू कुश बात हो रहा है यहाँ पे, हिंदू कुश पर्वत की, तो इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, शायद आप ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तिरिचमीर जो है ये आपका हिंदू कुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो आज के टाइम में कहाँ पड़ती है? तो सर दर्द के पास, मतलब पाकिस्तान के पास। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7708 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7708 मीटर। लगभग 8 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब अपने भारत के आसपास जितने भी कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्रियों में ये आपका, खास के नॉर्थ वाले में आपका ये फैला हुआ है। वहीं अगर देखें पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंची है? तो 8848 मीटर। दूसरी अगर देखें तो दूसरी हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन। ये कितना है? इसे बहुत बार बताए हुए हैं, 8611 मीटर।
आपसे पूछता है कि भारत में प्रेजेंट में भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका 8586 मीटर, किसका, कंचनजंगा का, है ना, 8586 मीटर। वैसे आपको कहीं कहीं ये डेटा एक दो आगे पीछे घटा बढ़ा हुआ मिल सकता है। और ये है कहाँ, तो ये आपका सिक्किम में। भारत में देखो ऐसे तो भारत में ये गॉडविन ऑस्टिन नहीं हो जाएगा, K2 जिसको कहते हैं, बट ये विवादित एरिया में, POK वाले रीजन में अभी ये विवादित है। 100% प्रत्यक्ष रूप से 8586 मीटर वाला कंचनजंगा ये भारत के सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में। सबसे पहले तो आप आ जाओ, बताओ अयस्क क्या होता है। तो दो तीन लोहा का अयस्क का नाम सुनिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, है ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सारा आपका लोहा का अयस्क है। ये क्या है, अयस्क, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओर। जब आप इस पर वर्क करते हो, जब आप इसको छानते हो, जब इस पर आप पैसा खर्च करते हो, तो इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है आपका मेटल। क्या निकलता है, मेटल। और इन चारों से खासकर कौन सा मेटल निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका आयरन। कौन सा मेटल निकलेगा, आयरन। और ये जो बादाम की पहाड़ है, ये है कहाँ, ये है आपका ओडिशा, उड़ीसा। इसी को कभी उत्कल कहा जाता था, इसी को कभी कलिंग कहा जाता था। कलिंग से याद आया कि कलिंग युद्ध कौन किया था, अशोक किया था। उस समय कलिंग का शासक कौन था, राजा नंद था। कब किया था, 261 BC में। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार करके उसको मौर्य साम्राज्य का 5वां साम्राज्य बना लिया था। कौन बनाया था, अशोक बनाया था। किसको बनाया था, कलिंग को बनाया था। आप इस चीज को याद रखोगे। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो इसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई। उड़ीसा के सीएम कौन है, उड़ीसा के सीएम है बहुत ही प्रसिद्ध आदमी नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर अभी नए नए बने हैं, कौन बने हैं, रघुवर दास। अब देखिएगा नवीन पटनायक के बारे में एक चीज याद रखिएगा। आपसे अगर सवाल करता है कि अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक भारत में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे पवन कुमार चावलिंग। ठीक है, कौन हो जाएंगे, पवन कुमार चावलिंग। और ये कहाँ के बने हैं, सिक्किम के। क्या हम बोले कि अभी तक भारत के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है, पवन कुमार चावलिंग। कहाँ के हैं, सिक्किम के। अभी नहीं है, अभी अपने पद पे नहीं है, बट उस समय थे। सबसे लंबा रिकॉर्ड बना चुके हैं सीएम के पद पे रहने का। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड कौन बनाए हुए थे, तो वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसु। ये सेकंड नंबर पर सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति थे। बट अब इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया, नवीन पटनायक साहब ने अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और दूसरे सबसे लंबे समय तक आपके सीएम रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, अभी भी पद पे है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का, जब आपसे कोई क्रिकेट के बारे में पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ये हो जाएगा मोटेरा। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप कह लो, गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। बट जब आपसे अगर हॉकी के बारे में पूछता है कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। देखो कितना लोग क्या कंफ्यूज करेगा कि बिरसा मुंडा नाम है तो चलो हम रांची लगाते हैं, हम झारखंड लगाते हैं, हजारीबाग लगाते हैं, बट ये है कहाँ, ये है आपका उड़ीसा में। और 2023 में जो आपका पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, उसका आयोजन उड़ीसा में ही किया गया था, जिसमें जर्मनी जो है अर्जेंटीना को हराकर विजय रहा था। और भारत कितने नंबर पे रहा था, भारत रहा था 9वें नंबर पे। अभी रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा क्या किया गया है, तो जनजाति विश्व कोष जारी किया गया है। ठीक है, फिर एक योजना निकाला गया है मो जंगल जामी योजना। यहाँ का एक नदी है, कौन सा नदी है, महानदी। वहां आपका हीराकुंड बांध है और वो आपका यहीं बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। पूरे भारत में पहला रामसर साइट कौन सा था, तो ये था आपका चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ है, उड़ीसा में। ये सब चीज को आप याद रखिएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो रिसेंटली मतलब 2023 में हुआ है, थोड़ा समय हो गया। केरल का एक शहर है जिसका नाम क्या है, कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड को आपका 31
31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के शुभ अवसर पर, 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस को, विश्व शहर दिवस के शुभ अवसर पर, विश्व शहर दिवस के शुभ अवसर पर केरल के कोझिकोड को, केरल के कोझिकोड को, कोझिकोड को किसका, तो सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य के शहर का मान्यता दिया गया। और एक चीज और भी याद रखेगा कि सिटी ऑफ लिटरेचर का मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का ये पहला शहर बना है कोझिकोड, कोझिकोड, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप और क्या देख सकते हो, मान्यता दिया कौन है, तो मान्यता वही दिया है जिसके बारे में कल भी हम लोग पढ़े थे, और कल किसके बारे में पढ़े थे, तो यूनेस्को। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, कल बताए हैं ये सब। और इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले, जो कि एक महिला है। एक चीज और याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है कि आपका किसी भी जगह के, ठीक है, अलग अलग जगह के भी, भारत के द्वारा भी, मतलब भारत के लिए भी सांस्कृतिक धरोहर उसको शामिल किया जाता है। और अभी यूनेस्को के द्वारा भारत के कुल कितने साइट को सांस्कृतिक धरोहर का मान्यता दिया गया है, 42, ठीक है। बट हम लोग कैसे याद रखेंगे, 33 + 7 + 2 हो गया ना 42, हाँ। तो 33 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, 7 हो जाएगा मानव निर्मित, और 2 हो जाएगा आपका मिश्रित। तो इस टाइप से भी कभी कभी तोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने कैसे कैसे हैं, तो 7 हो जाएगा आपका सांस्कृतिक, ठीक है, 33 हो जाएगा सांस्कृतिक, 7 हो जाएगा आपका क्या, तो 7 हो जाएगा आपका प्राकृतिक, और 2 हो जाएगा मिश्रित। ऐसे स्थल हैं जो आपका यूनेस्को में शामिल किया गया। रिसेंटली वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 41वां और 42वें नंबर का। 41वें नंबर का कौन था, तो ये था आपका शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ है, वेस्ट बंगाल। और 42 नंबर का कौन सा है, होयसल मंदिर, होयसल मंदिर, और यह है कहाँ, तो यह है आपका कर्नाटक का। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत गर्मी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आ जाओ कि जलप्रपात कंफ्यूज कर रहा है, क्या होता है जलप्रपात, तो जलप्रपात मीन्स होता है झरना, है ना, जो आप देखते हो सपने में कि पहाड़ है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो वही क्या हो गया आपका जलप्रपात। तो इसे जिसे आप क्या कह रहे हैं, गरसोप्पा जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। किस नदी पर बसा हुआ है, तो ये आपका शरावती नदी पर, और ये कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। एक दो और देख लीजिए, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये है आपका कावेरी नदी पर, कावेरी नदी, कावेरी नदी पर, ठीक है। और ये है कहाँ, तो ये है कर्नाटक। वैसे कर्नाटक को पहले किस नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से, ठीक है। इसको कर्नाटक कब किया गया, 1973 में। आगे आइएगा, जैसे आपका ये हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात, इसे पे क्वेश्चन बनता है। और एक देख लीजिएगा चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट हमको चित्रकूट जलप्रपात देखिएगा, ये आपका किस नदी पर बसा हुआ है, किस नदी पर ये आपका बनाया हुआ चित्रकूट जलप्रपात, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नदी, इंद्रावती नदी। और जैसे ही इंद्रावती का नाम आया हम लोग पकड़ लिए कि किस शहर में है, किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, छत्तीसगढ़, है ना। इंद्रावती नदी आपका छत्तीसगढ़ आया। तो एक चीज और देखिएगा, किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से, है ना। किस ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। और डेट पूछ लेगा तो 1 नवंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 में आते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज होता है इसमें। तो कवक का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं माइकोलॉजी, है ना। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो वो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, कवक
कवक का हो जाएगा माइकोलॉजी और शैवाल का हो जाएगा फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये क्या होता है, ह्यूमन नेचर प्लस बिहेवियर। बिहेवियर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा साइकोलॉजी। वायरोलॉजी तो ये हो जाएगा आपका वायरस। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वायरोलॉजी, है ना। अगर बात करें कवक के बारे में तो ये क्या होता है, ये आपका अपघटक के रूप में भी काम करता है। अपघटक समझते हैं, किसी चीज को क्या करता है, डिकम्पोज, मतलब किसी चीज को खत्म करने का, सड़ाने का जो काम करता है उसी को कहते हैं अपघटक। तो ये आपका अपघटक के रूप में भी काम करता है। अगर बात करें कि जो आपका कवक होता है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, पहले समझिएगा इस वर्ड को, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। अब देखो हम लोग क्या है, हम लोग भी यही है। मल्टी सेलुलर मतलब समझ रहे हो कि उस जीव में बहुत सारे सेल हैं। हमारे बॉडी में भी ट्रिलियन सेल होंगे, बहुत सारे सेल हैं। और यूकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल है हमारे बॉडी में जो फुल डेवलप है, जिसका न्यूक्लियस फुल डेवलप है। तो कवक भी आपका मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक आपका सेल होता है। लेकिन एक के बारे में याद रखिएगा, इसी में एक एक्सेप्शन है, इसी कवक में एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ईस्ट, जिसका नाम है खमीर। खमीर क्या है, तो खमीर है आपका एक कोशिकीय, मतलब ये हो गया मल्टी सेलुलर और ये क्या हो गया यूनिसेलुलर। इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा बात करें कवक के बारे में, तो कवक से बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे आप देखिएगा गेहूं का कीट रोग, गन्ना का लाल सड़न रोग। गन्ना आप देखिएगा ना कि कभी कभी गन्ना जो खराब हो जाता है तो रेड हो जाता है, वो किसके वजह से हो जाता है, कवक की वजह से। तो गेहूं का कीट रोग, गन्ना का लाल सड़न रोग सारा किसके वजह से होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक के वजह से। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा 9 नंबर, कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की पाचन थैली, अब आप इसको डाइजेस्टिव बैग कहो, सुसाइड बैग कहो, सफाई कर्मचारी कहो, ठीक है, बहुत कुछ कह सकते हो। डाइजेस्टिव बैग, ठीक है, सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड, क्या लिखा गया ये, ठीक है, सुसाइड बैग मतलब, चलो हिंदी में लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। सफाई कर्मचारी, एक चीज और कहते हैं, हाँ, एटम बम, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो आपका लाइसोसोम होता है, सबसे पहले लाइसोसोम है क्या, तो समझ लो कि ये अपना सेल है ना, और सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस हुआ, और ये एक छोटा सा सेल के अंदर भी सेल है, सेल के अंदर भी एक ऑर्गन है, इसको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, और ये क्या होता है, तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है और इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एसिड। क्या होता है कि जब कोशिका में कुछ गड़बड़ आता है, जब कोशिका में कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है, तब क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसके वजह से क्या होता है कि आसपास के जो भी सेल ऑर्गेनल होते हैं या फिर आसपास के जो सेल होते हैं वो भी मर जाते हैं और ये लाइसोसोम खुद भी मर जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। और किस वजह से आसपास के सेल ऑर्गेनल या सेल मर जाते हैं, तो हाइड्रोक्लिटिक एसिड के वजह से, ठीक है। तो आंसर क्या होना है अपना, ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। अगर बात करें लाइसोसोम के बारे में, तो 1955 में डी डुबे नामक व्यक्ति ने क्या किया था, तो लाइसोसोम की खोज की थी। 1955 में डी डुबे नामक व्यक्ति ने लाइसोसोम की खोज की थी। वैसे सेल अपने आप में बहुत 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 बड़ा चैप्टर है। इसकी खोज सेल की पहली बार पहचान किसने की थी, रॉबर्ट हुक। वैसे अगर आप एक चीज याद रखिएगा कि पूरे सेल नहीं, सेल का जो सेल वॉल होता है ना, उसका पहला बार खोज रॉबर्ट हुक किया था, और उसी से उसको पता लगा था कि सेल कुछ होता है ना, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक जो सेल का खोज किया था वो आपका एक प्रकार का डेड सेल था। आगे जाकर ल्यूवेनहॉक जो था वो आपका लिविंग सेल का खोज किया। पूरी तरीके से सेल थ्योरी कौन दिया, स्लाइडन और श्वान ने। रॉबर्ट ब्राउन का भी नाम आता है, जिन्होंने किस चीज का खोज किया था, न्यूक्लियस। एक बार फिर से सुन लीजिए आप,
कि आपसे अगर पूछता है कि डेड सेल का खोज कौन किया, तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक। डेड नहीं बोलेगा, लिविंग नहीं बोलेगा, सिर्फ सेल बोलेगा, तो भी आप क्या बताइएगा, रॉबर्ट हुक। आपसे पूछेगा लिविंग सेल का खोज कौन किया, ल्यूवेनहॉक। आपसे पूछेगा कि सेल का न्यूक्लियस का खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये सब चीज को आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और श्वान ने। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए डीपीएसपी क्या है, हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां पे जाके देखिएगा। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहा है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये चीज कहाँ पे दिया हुआ है, डीपीएसपी भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद तो ये शायद नहीं बताया, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है हमको। हाँ, डीपीएसपी शायद हम नहीं बताए हैं आपको, या बताएं, हमको याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। भाग 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 36 से लेकर के 51 के बीच। आप एक चीज यहाँ पे सुनिएगा कि डीपीएसपी में जो भी चीज दिया हुआ है ना, पढ़ोगे आगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि डीपीएसपी में जो भी चीज दिया हुआ है, सारा चीज यही बोल रहा है कि आपको अपने राज्य को, आपको अपने देश को कल्याणकारी बनाना है, आपको अपने देश के लोगों को तरक्की करने में उनका साथ देना है, आपको ऐसा रोजगार पैदा करना है, ऐसा माहौल पैदा करना है कि लोग का कल्याण हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जितना भी काम है वो सारा कहाँ दिया गया, भाग 4 में। और हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से कहाँ से प्रेरित हुए, आयरलैंड के संविधान से। जैसे ही आप यहाँ पे भाग 14 देखें, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 14 से 18 के बीच किस चीज का बात किया गया है, तो समानता का अधिकार। तो भाग 14 जो है, मतलब आर्टिकल 14 जो है, ये इससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो भाग 3 से, फंडामेंटल राइट्स से, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे शुरुआत का हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग आर्टिकल 36 और 37 देखते हैं, 40 को भी रहने देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के इनमें से कौन सा अनुच्छेद, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, 36 से लेकर के 51 के बीच, 36 से लेकर के 51 के बीच। आप लोग पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते चल जाइएगा आर्टिकल का। आज हम लोग देखते हैं 36 और 37 के बारे में। देखिएगा 36 और 37 में क्या दिया है। 36 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। आपको याद होगा कि हम एक जगह और राज्य की परिभाषा बताए थे, आर्टिकल 12 में। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 हो जाए या आर्टिकल 36 हो जाए, दोनों में क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे कंटेंट में क्या दिया हुआ रहेगा कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को सामाजिक कल्याण करना चाहिए, राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करवाना चाहिए, राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करवाना चाहिए। तो राज्य कौन है, राज्य वही है आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, रेलवे, ये वगैरह क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा आपका राज्य। तो राज्य की परिभाषा। और 37 देखो कितना अच्छा बात बोला है, 37 ये बोला है कि 36 से 51 के बीच जो भी दिया हुआ है, जैसे 40 में दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। आप देख लो कि ग्राम पंचायत आपका दिल्ली में ग्राम पंचायत नहीं है, बहुत कुछ है ऐसा। जैसे आर्टिकल 44 इसमें दिया हुआ है समान नागरिक संहिता, हर राज्य में नहीं है। तो ये बोला गया है कि 36 से 51 के बीच जो भी काम दिया हुआ है, अगर सरकार के पास, अगर राज्य के पास उतना संसाधन होगा, राज्य अगर कैपेबल होगा तो उसको लागू करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आम जनता दौड़ा दौड़ा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि देखिए ये अनुच्छेद लागू नहीं किया जा रहा है। भाग 3 में जितने भी अनुच्छेद थे, सब में हम लोग को अधिकार दिया गया था कि अगर आपसे राज्य एक भी पावर आपसे छीनेगा, आप सीधा आर्टिकल 32 का पेपर लेना और खटखटाना दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का, है ना। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया। यहाँ ये कहा गया कि अगर सरकार इसमें से किसी भी चीज का कमी करेगा, आपके पास नहीं है पावर कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे, है ना। ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 37 में। इसी को आप स्टेटमेंट में अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे कि यह वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। मतलब आप इस पे क्या नहीं कर सकते हो, मतलब जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हो। आप डीपीएसपी में जो भी चीज दिया हुआ है उसको आप जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हो। हम आपको आज 36 और 37 का बताए, कल से 38 वाले पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ रूप में देख लो कि क्या लिखा हुआ है, और जो हम बताएं वही होगा। देखो भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया है, स्पेन के संविधान से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हम लोग आयरलैंड से प्रेरित हुए, और आयरलैंड कहाँ से हुआ था, तो स्पेन से। देखो अब इसको कॉपी पेस्ट नहीं करते, इसको कहते हैं आदमी सीखता है। आप हमको देख के कुछ सीखे, हम आपको देख के कुछ सीख लिए, तो इसको लर्न कहा जाता है, ना कि कॉपी पेस्ट किया जाता है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है,
किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह, ये सब हम आपको लगता है बता चुके हैं, केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। होता है ना कि बैंक अपनी इच्छा अनुसार उसमें देगा, क्योंकि बैंक के पास जितना पैसा होता है आपको देगा ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा, तीन चीज याद रखना, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, है ना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य, जैसे आप देखते हो ना, अभी मोदी जी क्या बोलते हैं, 80 लाख बोलते हैं, कितना बोलते हैं कि 80 लाख जनता को हम इतना गेहूं प्रदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम लोग का अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन पे पहुंचने वाला है। अब राम जानी, या तो आप 80 लाख वाला फैक्ट बोल रहे हो या 3 ट्रिलियन वाला फैक्ट बोल रहे हो। मतलब 80 लाख लोगों को जो भी दिया जा रहा है, फ्री का धन दिया जा रहा है, फ्री का भोजन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, तो वो क्या किया जा रहा है कि राज्य का लोक कल्याणकारी काम किया जा रहा है। जैसे होता है ना कि शादी के लिए पैसा दिया जाता है, बेटी का जन्म होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है, ये सारा क्या है, ये सारा है आपका लोक कल्याणकारी काम। अब यही देखो अनुच्छेद 36 जो हम आपको बता चुके हैं, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, और 37 क्या है, इसे न्यायालय के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय मतलब फोर्सेबल नहीं है। आई होप कि आप समझ लिए होंगे। आप एक बार फिर से इसको पीछे करके देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे सेशन के साथ। ठीक है।